वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के सोशल के सिलेबस के क्रम में पर्यावरण टॉपिक में प्रदूषण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रदूषक क्या होता है, यानी कि पॉल्यूटेंट जिससे प्रदूषण फैलता है। तो वो पदार्थ जिनसे प्रदूषण उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं प्रदूषक, यानी कि पॉल्यूटेंट। और जो प्रदूषक होते हैं इनको हम चार तरीकों से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, फिर अवस्था के आधार पर, उसके बाद स्वरूप के आधार पर, उसके बाद निस्तारण प्रक्रिया के आधार पर। ये आपको याद नहीं रखना है कितने प्रकार होते हैं, बल्कि जो है आप देखिए कि प्राकृतिक प्रदूषक कौन कौन से हैं। जैसे कि ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्राकृतिक प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद भूस्खलन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि उपजाऊ भूमि का ह्रास होता है, यानी कि मृदा प्रदूषण आप समझ लीजिए होता है। कूड़ा करकटों से, मलमूत्र के सड़ने गलने से और वनों में आग लगने से भी जो है विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं। ठीक है, तो ये अभी आपको याद नहीं रखना है, बस ये आपको जानना है। आपको याद रखने वाली चीज़ें सब नीचे मिलेंगी। मानव जनित प्रदूषण क्या होता है कि वाहनों का उपयोग कूड़ा करकट जलाने से होता है, और प्लास्टिक पॉलीथीन के उपयोग से भी मानव जनित प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। अवस्था के आधार पर हम प्रदूषण को देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं, कि ठोस प्रदूषक, द्रव प्रदूषक और गैस प्रदूषक। इनमें आप याद रख सकते हैं कि कौन से ठोस प्रदूषक हैं, कौन से द्रव प्रदूषक हैं और कौन से गैस प्रदूषक हैं। ठीक है, जैसे कि ठोस प्रदूषकों में आपका आ जाएगा धूल कण, कूड़ा करकट, एरोसोल और सिलिका। आपको दे देता है कि कौन सा जो है इसमें से ठोस प्रदूषक है, तो आपको इसमें से एक चूज करना होता है। ठीक है, तो द्रव प्रदूषक क्या होता है कि यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, डीडीटी होता है, फिनाल होता है, ये सब आपके द्रव प्रदूषक में आ जाते हैं। और गैस प्रदूषक आप पहचान लेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और मीथेन गैस, ये सब आपके गैस प्रदूषक हैं। ठीक, तो आपको मुख्यतः जो है ठोस और द्रव में जो है अंतर रखना है। ठीक, आगे जो है स्वरूप के आधार पर जो प्रदूषक होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ये आपके देखिए दो प्रदूषक होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक प्रदूषक, दूसरा होता है द्वितीयक प्रदूषक। तो प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है? प्राथमिक प्रदूषक वो होता है जो स्वतंत्र अवस्था में या अकेले ही प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे डीडीटी हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन, H2S, CO, कूड़ा करकट, मल मूत्र, ये क्या करते हैं, ये अकेले ही प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। और द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? ऐसे प्रदूषक जो किसी दूसरे प्रदूषक के साथ मिल करके प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जैसे कि H2SO4, HNO3, SO3। इसके बारे में आप नीचे जो अभी आपको बताया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरह से दूसरे प्रदूषकों के साथ मिलकर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। निस्तारण प्रक्रिया के आधार पर देखिए कि निस्तारण प्रक्रिया के आधार पर दो प्रकार के प्रदूषक, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटनीय प्रदूषक, यानी कि जो कूड़ा करकट, मलमूत्र, मरे हुए जीव, जो जीव और पौधों को जो छोटे अपघटन करते हैं, जो छोटे जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं। आपको कल बताया था कौन कौन, जीवाणु और कवक थे। ठीक है, और सूक्ष्म जीवों द्वारा अनअपघटनीय प्रदूषण, यानी कि सूक्ष्म जीव जिसको अपघटित नहीं कर सकते हैं, वो हो गया आपका सीसा, पारा, आर्सेनिक, अमोनिया, डीडीटी, यूरिया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि किसको जो है जीव अपघटित कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका सीसा, पारा, आर्सेनिक, अमोनिया, डीडीटी, यूरिया, इन सबको सूक्ष्म जीव अपघटित नहीं कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रदूषण के बारे में। ये सारे ऊपर जो आपने देखे वो सब प्रदूषक थे, उनके वजह से प्रदूषण फैलता है। ठीक है, प्रदूषण को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब आप जानते हैं। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण जो है कैसे होता है। वायु क्या होता है कि अलग अलग गैसों का होता है मिश्रण। ठीक है, वायु में जो है कई तरह की गैसें मिली होती हैं, और इसमें सर्वाधिक मात्रा हम लोग जानते हैं किसकी होती है, नाइट्रोजन की 78%, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 21%। तो ये दो गैसें जो हैं मुख्यतया जो है पाई जाती हैं। इसके अलावा भी जो गैसें होती हैं उनका परसेंटेज कम होता है। ठीक, और उसके बाद वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा का अनुपात में परिवर्तन से जो समस्या उत्पन्न होती है उसे ही वायु प्रदूषण करते हैं। यानी कि वायु में जो गैसें उपस्थित हैं, अगर उनकी जो एक निश्चित मात्रा में उसका उनका अनुपात है, अगर उनके अनुपात में कोई परिवर्तन होगा तो क्या होगा, इससे वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब आपको यहाँ से ध्यान देने वाली चीज़ें आएंगी कि वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं। वन अग्नि, यानी कि वनों में जो आग लगती है आप उसको बोलते हैं दावानल। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ज्वालामुखी प्रक्रिया से भी हाइड्रोजन सल्फाइड
और आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx का मतलब है कि नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड्स हैं, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। खनिज तेल रिफाइनरी से क्या निकलते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड ना, और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ठीक है। ये देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते तो NOx लिख सकते थे, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए। तो खनिज तेल से आपके मुख्यतः आपको याद रखना है, खनिज तेल रिफाइनरी से सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, ठीक। जेट विमान से क्या निकलते हैं, तो जेट विमान से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। तो यहाँ पे NOx लिखा है ना, NOx का मतलब आप ये समझ सकते हैं, ठीक है, ये तीनों। अब देखिए धान के खेत से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि धान के खेत में जो है कौन सी गैस निकलती है, तो आप बोल सकते हैं उसको मीथेन गैस, जिसका फार्मूला क्या है, जिसका फार्मूला है CH4, ठीक है। या फिर दलदली क्षेत्र से आपसे पूछा जाता है कि कौन सी गैस निकलती है, या फिर कोयला खदानों में कौन सी गैस निकलती है, सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। या फिर पशुओं की जुगाली में जो है कौन सी गैस निकलती है, तो वो आपकी मीथेन गैस है। तो ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। उसके बाद AC और फ्रीज से आपका क्या निकलता है, आप ये वाला भी याद रखेंगे कि खनिज तेल रिफाइनरी से आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, ठीक। AC और फ्रीज से आप कई बार पढ़े होंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निकलता है। अब देखिए एरोसोल क्या होता है, एरोसोल क्या होता है कि एरोसोल जो है ये भी जो है वायु प्रदूषण का एक कारक है। ये हवा में लटके हुए धूल कण होते हैं और इनका आकार जो है वो 10 माइक्रोन तक होता है, यानी कि 10 माइक्रोन तक इनका आकार होता है। और अगर आपका जो है कणकीय पदार्थ पूछा जाएगा, पार्टिकुलेट मैटर, तो इनका जो क्या होता है कि ये जो है 10 माइक्रोन से बड़े आकार के जो कण होते हैं उनको कणकीय पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। और जो 10 माइक्रोन तक के जो है धूल कण होते हैं उनको जो बोलते हैं एरोसोल, ठीक है। और एरोसोल निकलते कहाँ से, तो एरोसोल निकलते हैं स्वचालित कारखानों से, ताप विद्युत ग्रहों से, कोयला संचालित उद्योगों से, ठीक। तो यहाँ से आपके एरोसोल निकलते हैं। उसके बाद आप फ्लाई ऐश का नाम सुने होंगे, फ्लाई ऐश से भी वायु प्रदूषण होता है। कोयला आधारित विद्युत गृहों में, कोयला संचालित कारखानों के सूक्ष्म पाउडर जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं क्या, फ्लाई ऐश, ठीक। अब देखते हैं कि वायु प्रदूषकों के प्रभाव। आपसे पूछा जाता है कि आपका दम घोटू गैस कौन सा है, तो दम घोटू गैस कौन सा होता है, तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक है, ठीक है। सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और यह अकेला 50% वायु प्रदूषण उत्पन्न कर सकता है। तो 50% अकेला वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है, इसको दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी गैस है ये है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये कहाँ से निकलती है, अभी आपको बताया गया कि तेल रिफाइनरी से निकल करके ये जब वायुमंडल में पहुँचती है, ठीक है, तेल रिफाइनरी से ये बाहर निकलेगी, वायुमंडल में पहुँचेगी, तो वहाँ क्या करती है कि ये जलवाष्प से क्रिया करती है और सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करती है, यानी कि H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल इसको बोलते हैं। हाँ, और फिर H2SO3 जो होता है यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल जो होता है वो पुनः जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, सल्फ्यूरस अम्ल क्या था, H2SO3 था, और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, H2SO4 का निर्माण करती है, ठीक। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या किया कि जलवाष्प से अपना अभिक्रिया किया, उसके बाद H2SO3 बनाया, और H2SO3 ने फिर H2O से क्रिया करके H2SO4 बना लिया। तो इसका मतलब क्या है ये सब बताने का, इसका मतलब ये है कि आप देखिए कि इसकी वजह से जो है बादलों का निर्माण जब होता है तो उसमें अम्ल वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, अम्लीय वर्षा किसकी वजह से होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, तो ये जो H2SO4 लास्ट में बना था यही जो है अम्लीय वर्षा में पाया जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि किसकी वजह से होता है, तो आप सल्फर डाइऑक्साइड लगाते हैं। इसके अलावा भी जो है एक चीज़ से होता है, अभी आपको नीचे बताया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है कौन सी अम्ल पाई जाती है अम्लीय वर्षा में, तो आप बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसमें पाया जाता है। और ये देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा के ताजमहल का रंग किसकी वजह से पीला हो रहा है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से पीला हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका तेल रिफाइनरी कहाँ पे है, मथुरा में, तो वहाँ से जो है सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, और उसी के बगल में आपका वो है क्या कहते हैं, आगरा है मथुरा के पास में ही। तो उस वजह से सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है। इसके अलावा आप सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में एक चीज़ और याद रखेंगे कि इसको क्रैकिंग गैस कहते हैं, ठीक है। क्रैकिंग गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लगातार पत्थरों पर
गिरते रहने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड के ये पत्थरों को तोड़ देती है, इसीलिए जो है सल्फर डाइऑक्साइड को बोला जाता है क्रैकिंग गैस। ठीक है, अब देखेंगे हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से निकलता है, ये भी आपको याद रखना है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो मुख्यतः जेट विमानों से निकलते हैं, यानी कि NO N2O NO2। ठीक है, अभी आपका का NOx का मतलब यही होता है। ठीक है, अलग अलग जो है ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के, ये जलवाष्प के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, HNO3। ठीक है, इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं HNO3 को। जिस तरह से आपका सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरस अम्ल बना रहा था, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहा था, फिर अम्ल वर्षा कर रहा था, उसी तरह से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं ये जो है जलवाष्प से क्रिया करके HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ठीक, ये देखिए फार्मूला है। उसके बाद जो बाल्दों का निर्माण होता है उसके पश्चात क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से भी अम्ल वर्षा होती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से भी अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा नाइट्रोजन की ऑक्साइड के कारण भी होती है। इस अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड की वजह से जो वर्षा होगी उसमें नाइट्रिक अम्ल पाया जाएगा, और सल्फर के ऑक्साइड की वजह से जो वर्षा होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है H2SO4। ठीक, अब देखिए, अगर किसी अम्ल वर्षा में यदि कि कोई अम्ल वर्षा हो रही है जिसमें कि HNO3 भी मिल रहा है, H2SO4 भी मिल रहा है और वर्षा का जल तो रहेगा ही, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हार्ड एसिड रेन। तो आपसे हार्ड एसिड रेन क्या होता है ये पूछा जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि उसमें नाइट्रिक अम्ल भी होगा और उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भी होगा और वर्षा का जल, जब ये तीनों एक साथ मिले होते हैं अम्लीय वर्षा में तो उसको हार्ड एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड और सल्फर की ऑक्साइड दोनों की वजह से एसिड रेन होती है, यानी कि अम्ल वर्षा होती है। अब यहाँ पे हम हरित गृह प्रभाव के बारे में जानेंगे। हरित गृह प्रभाव क्या होता है कि जब दिन के समय क्या होता है, आप जानते हैं कि दिन के समय सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा जो है आती है, तो उसमें क्या होता है कि पृथ्वी जो है उष्मा की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेती है और कुछ मात्रा जो उष्मा की होती है वो क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है ना, दिन के समय सूर्य से पृथ्वी पर आई उष्मा को पृथ्वी की सतह कुछ मात्रा में तो अवशोषित कर लेती है और कुछ मात्रा में परावर्तित करती है। रात के समय क्या होता है, रात के समय पृथ्वी की सतह दिन में जो उष्मा अवशोषित की रहती है, यानी कि जो पृथ्वी गर्म हुई रहती है वो रात में उसका उत्सर्जन करती है, यानी कि उसको बाहर निकालती है। ठीक है, तो ये जो उत्सर्जित उष्मा होती है इसको जो है वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें होती हैं जो कि वापस अंतरिक्ष में जाने से रोक लेती हैं, यानी कि जो ये उष्मा निकलती है ये फिर से जो है अंतरिक्ष में वापस जाती है, लेकिन कुछ गैसें हैं जो इसको जो है वापस जाने से रोक लेती हैं। और यही जो होता है क्या बोलते हैं कि ऊष्मा, और ये ऊष्मा इस ऊष्मा की वजह से वायुमंडल के तापमान में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। यानी कि जब ये वायुमंडल से बाहर निकल नहीं पाई, इसको कुछ गैसों ने यहाँ पे रोक लिया, ये बाहर जाना चाहती थी। ठीक है ना, तो क्या होता है कि वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है और इस प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, इस प्रक्रिया को ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और ऊष्मा को रोकने वाली गैसों को क्या बोलते हैं, यानी कि जिन गैसों ने इस ऊष्मा को वापस जाने से रोका है उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया। ग्रीन हाउस गैसें काफ़ी सिंपल था, बहुत हार्ड नहीं था। ठीक है, सूर्य से ऊष्मा ऊष्मा पृथ्वी पे आई और पृथ्वी ने कुछ ऊष्मा को अवशोषित कर लिया। ठीक है, और कुछ को परावर्तित कर दिया, और रात के समय क्या होता है कि रात के समय इस ऊष्मा को पृथ्वी अवशोषित करती है, ये भी ऊष्मा फिर अंतरिक्ष में वापस जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन कुछ गैसें हैं जो कि इन ऊष्मा को जो है वापस से रोक लेती। कुछ ऊष्मा तो वापस से बाहर चली जाती है, लेकिन कुछ ऊष्मा जो है यहाँ पे रुक जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से हो जाता है आपका ग्रीन हाउस, वायुमंडल जो है तापमान में हो जाती है वृद्धि। तो वायुमंडल के तापमान में जब वृद्धि हो जाती है तो इसको जो है, इसी प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, और ये जो गैसें रोकती हैं इनको ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप याद रखेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन गैस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। अधिकतर आपसे ये वाला पूछा जाता है, जल वाष्प क्या जो है, जल वाष्प जो है ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं। जी हाँ, ये ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद ओजोन गैस, ये सभी क्या हैं, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे जो है गैस के नाम याद रखने हैं कि ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपसे ये सीधा पूछ लेता है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब हम देखेंगे ओजोन परत क्षरण के बारे में। ओजोन गैस की जो परत होती है वो कहाँ पाई जाती है, आप ये लोग जानते हैं कि समताप मंडल में पाई जाती है।
और जो ग्रीन हाउस गैसें, अभी आपने ग्रीन हाउस गैसों के बारे में पढ़ा, तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण ओजोन की परत में भी कमी आ रही है, ठीक है ना। इन ग्रीन हाउस गैसों की वजह से भी ओजोन का क्षरण हो रहा है, इससे ही ओजोन क्षरण कहते हैं, ठीक। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये तो पृथ्वी का तापमान बढ़ा ही रही हैं, ठीक है, ऊष्मा को वापस जाने से रोक कर, उसके बाद जो है ओजोन परत में क्षरण भी कर रही हैं, ठीक है। ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है वो भी ग्रीन हाउस गैसों की वजह से हो रहा है। और ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं, तो ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं। ये एक इकाई है ओजोन परत को मापने की, ठीक है। तो आप डॉप्सन नाम याद रखेंगे, ओजोन परत की इकाई, ओजोन परत को मापने की इकाई, उसकी मोटाई को मापने की इकाई, ठीक। ओजोन परत के लिए जो सबसे खतरनाक गैस है वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। सीएफसी जो है ये जो है ओजोन क्षरण के लिए सबसे जो है उत्तरदायी गैस है, या फिर आप समझिए सबसे खतरनाक गैस है। ओजोन परत के दुष्प्रभाव के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन क्षरण होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो ओजोन क्षरण होने से क्या होता है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो हैं ये पृथ्वी पर आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ओजोन परत क्या होता है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, यानी कि सूर्य में जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको पृथ्वी पर नहीं आने देती ओजोन क्षरण, ओजोन परत, ठीक है। लेकिन अगर ओजोन परत नहीं होगा, ओजोन क्षरण हो जाएगा, तो ये पराबैंगनी किरणें क्या होंगी, पृथ्वी पर आ जाएंगी, जिससे कई तरह की आपके त्वचा रोग की बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, जैसे त्वचा कैंसर, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ठीक, तो इस वजह से ओजोन परत के आपके मनुष्य पर इस तरह का दुष्प्रभाव पड़ता है, उसको त्वचा कैंसर हो जाता है। ओजोन क्षरण को सबसे पहले, ये आपका नाम पूछा जाता है कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ओजोन क्षरण को देखा था, तो ये देखा था फोरमैन ने। फोरमैन नामक वैज्ञानिक ने कहाँ पे, अंटार्कटिका में जो है सबसे पहले देखा था, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे इसको कि ओजोन क्षरण को सबसे पहले फोरमैन नामक वैज्ञानिक ने अंटार्कटिका में देखा था, ठीक। तो ये चीज़ें आपको जो है समझ में आएंगी। अभी आपको देखें, अभी और भी चीज़ें हैं इसमें, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में भी पढ़ना है। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए देखिए ये एक आपका प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे हुआ था, कनाडा में, और आपसे सन पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ कहाँ पे था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, और सन भी आपसे पूछा जाता है, तो 1987 में हुआ था। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए एक जो है सम्मेलन हुआ था। इसीलिए क्या होता है कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में देखते हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आपसे सन पूछा जाता है कि 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। तो ये आपसे गैस का नाम पूछा जाता है, और आपसे पूछा जाता है किस सन में हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को ही भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं। और ये एक अमेरिकी कंपनी थी जिसका नाम क्या था, तो यूनियन कार्बाइड कारखाना। तो इसी जो है कंपनी से गैस का रिसाव हुआ था, और गैस का नाम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस 1984 में। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश रासायनिक स्मोग क्या होता है, ठीक। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2, और ओजोन और पराक्सिक एसीटेट नाइट्रेट PAN, ये PAN का फुल फॉर्म अधिकतर पूछ लेता है आपसे एग्जाम्स में, ठीक है। तो पैन का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, पैराक्सिक एसीटेट नाइट्रेट, ठीक है ना। ये आपका, इसको आप, इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद रखेंगे, एक बार ये पूछा गया है। इसका निर्माण कर देते हैं, जैसे कि NO2 प्लस O3 प्लस PAN जो होता है, यानी कि पैराक्सिक एसीटेट नाइट्रेट, इसी को सम्मिलित रूप से प्रकाश रासायनिक स्मोक कहते हैं। तो अगर आपसे प्रकाश रासायनिक स्मोक पूछ लेगा तो वो किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं NO2 प्लस ओजोन, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ओजोन प्लस पराक्सिक एसीटेट नाइट्रेट, NO2 प्लस O3 प्लस PAN को सम्मिलित रूप से ही प्रकाश रासायनिक स्मोक कहते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका वायु प्रदूषण में था। अब हम देखते हैं जल प्रदूषण के बारे में। पीने योग्य जल में, यानी कि जो आपका पीने योग्य पहले से जल था उसमें अगर कोई अशुद्धि मिल गई तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, इसी को जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक। तो ये तो आप जानते होंगे कि जल प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं। तो आप जानते हैं उद्योगों द्वारा जल प्रदूषित होता है, मानव की दैनिक क्रियाओं से, ठीक है, साबुन से और अन्य चीज़ों से। उसके अलावा कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग करने से भी जल प्रदूषण होता है। अम्लीय वर्षा, तो आपने अभी भी पढ़ा, अम्लीय वर्षा से भी जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण से मानव पे प्रभाव जो है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो जैसे पेचिस है, ये किसकी वजह से होता है, ये आपसे पूछा जाता है, तो ये अमीबा के द्वारा होता है पेचिस। हैज़ा किस वजह से होता है, जीवाणु के द्वारा। टाइफाइड किस वजह से होता है, ये भी जीवाणु के द्वारा। डायरिया या अतिसार जो है, ये भी जीवाणु के द्वारा। पीलिया क्या होता है, पीलिया किसकी वजह से होता है, तो ये जो है विषाणु के द्वारा। तो ये जल प्रदूषण की वजह से जो सारे रोग होते हैं इनके बारे में दिया गया है। तो अब पेचिस जो है अमीबा के द्वारा, हैजा जीवाणु के द्वारा, टाइफाइड भी जीवाणु के द्वारा, डायरिया या अतिसार बोलते हैं ये भी जीवाणु के द्वारा। उसके बाद पीलिया जो है विषाणु के द्वारा। अब देखिए जो एकत्रित जल होता है, शांत जल में क्या होता है कि मच्छर पनपते हैं, उसकी वजह से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया ये सब रोग हो जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि डेंगू किस मच्छर की वजह से होता है, तो डेंगू जो होता है वो एडीज एजिप्टी मच्छर के द्वारा होता है। चिकनगुनिया किस मच्छर से होता है, तो चिकनगुनिया भी एडीज एजिप्टी मच्छर के द्वारा ही होता है। और मलेरिया किस मच्छर से होता है, तो मलेरिया होता है एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। ठीक है, तो ये तीनों जो है मच्छरों का जो है आप याद रखेंगे कि डेंगू चिकनगुनिया किस मच्छर से होता है, एडीज एजिप्टी मच्छर से। और मलेरिया किस मच्छर से होता है, तो मलेरिया होता है एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। अब जल में जो अशुद्धियाँ होती हैं उससे होने वाले रोग, इससे भी आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एक दो बार नहीं बहुत बार। जैसे कि नाइट्रेट की अशुद्धि मिली होगी तो उससे कौन सा रोग होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। तो नाइट्रेट अशुद्धि से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। कैडमियम अगर अशुद्धि है जल में तो क्या होगा, तो होगा इटाई इटाई रोग। इससे क्या होता है इटाई इटाई रोग में, इसमें हड्डी, दांत की पेशियां ये सब, दांत और पेशियां ये सब कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो कैडमियम से इटाई इटाई रोग, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। फ्लोरीन अगर जो है आपके उसमें है तो इससे फ्लोरोसिस रोग होता है। फ्लोरोसिस रोग में क्या होता है, फ्लोरोसिस रोग से हड्डियाँ, दांत और पेशियाँ ये सब कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक, आर्सेनिक अगर आपकी जल की शुद्धि में मिला हो तो ये होता है ब्लैक फुट। और ब्लैक फुट अधिकतर किस में होता है, तो ब्लैक फुट अधिकतर होता है जानवरों में। अगर आपके जल में सीसा की अशुद्धि मिली है तो आपका जो है सीसा यानी कि ये आपका लेड है, इसको पीबी से दिखाया जाता है। ठीक है ना, पीबी। ठीक है, तो इससे होता है आपका एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है कि खून और आयरन की कमी होती है। तो ये खून या आयरन की कमी जो है ये आपका एनीमिया रोग है। और अगर आपके जल में पारा की अशुद्धि है तो आपका मिनमाता रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि मानव का शरीर असंवेदनशील हो जाता है और शरीर शून्य हो जाता है। ठीक है, मानव कोई भी संवेदना जो है महसूस नहीं कर पाता है। तो आपका इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये कैडमियम बहुत बार पूछा जाता है, पारा बहुत बार पूछा जाता है, उसके बाद नाइट्रेट बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, तो ये तीनों आप जरूर याद रखेंगे कि नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम इटाई इटाई रोग, और पारा क्या है, मिन माता रोग। ठीक है, उसके अलावा आप याद रख सकते हैं फ्लोरीन का फ्लोरोसिस, आर्सेनिक का ब्लैक फुट और सीसा का एनीमिया। ठीक, तो ये जो है आपका हो गया जल प्रदूषण। अब हम देखेंगे मृदा प्रदूषण के बारे में। मृदा प्रदूषण क्या होता है कि मिट्टी में जो है प्राकृतिक या मानव स्रोत द्वारा अवांछनीय पदार्थों के मिला देने से मृदा की उत्पादकता या गुणवत्ता में कमी आ जाती है, जिसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो ये अब जैसे कि हम लोग अलग अलग रसायनों का प्रयोग करते हैं मिट्टी में, इस वजह से। तो तीव्रता से जो है मिट्टी का कटाव, ये देखो कारक कौन कौन से मृदा प्रदूषण के कारक हैं। अगर मिट्टी का कटाव हो रहा है तो ये भी आपका मृदा प्रदूषण है। मिट्टी की नमी में कमी हो रही है तो भी मृदा प्रदूषण है। मिट्टी में सूक्ष्म जीव अगर कम हो गए, ठीक है, तो भी मृदा प्रदूषण है, क्योंकि ये ह्यूमस अब नहीं बन पाएगा सही से। और तापमान का उतार चढ़ाव अगर होता है तो उससे भी मृदा जो है प्रभावित होती है। और उच्चावच की वजह से भी मृदा प्रभावित होती है। वनोन्मूलन का मतलब है वनों को काटने से भी मृदा का जो है मृदा प्रदूषण जो है होता है। और झूमिंग कृषि यानी कि जैसे किसी जगह जंगलों को जला करके जो है खेती करना, ठीक है, तो वो होता है झूमिंग कृषि। तो झूमिंग कृषि की वजह से भी मृदा की उत्पादकता में कमी आती है। अम्लीय वर्षा होगी तब तो ज़रूर मृदा जो है ख़राब होगी। और मृदा में ह्यूमस की कमी की वजह से मृदा में वो चीज़ नहीं रह जाती, मतलब कि मृदा प्रदूषण होता है। अब हम देखेंगे ध्वनि प्रदूषण। जब ध्वनि की तीव्रता ज़्यादा हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शोर। और शोर से उत्पन्न होने वाली जो समस्या है उसी को हम बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। आपसे पूछा जाता है ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई, तो ध्वनि की आवृत्ति हम मापते हैं हर्ट्ज में। और ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई, तो तीव्रता मापते हैं हम डेसिबल में। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये वाली चीज़ अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप आंसर गलत कर देंगे। ठीक है, तो अगर आवृत्ति आपसे पूछा जा रहा है तो आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज है। अगर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए बोला जा रहा है तो आपका जो है मात्रक क्या होगा, डेसीबल। ठीक है, तीव्रता आपका डेसीबल से मापा जाता है।
उसके बाद देखिए कि अगर जो मानव सामान्य बातचीत करता है उस समय 50 से 60 डेसिबल की तीव्रता होती है, और 80 डेसिबल से अधिक अगर तीव्रता हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, शोर कहते हैं। ठीक है ना। 80 डेसिबल से अधिक की तीव्रता को क्या बोलेंगे, शोर कहेंगे। मानव की सामान्य बातचीत 50 से 60 डेसिबल तक की होती है। ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न क्यों होता है, तो वाहनों के हॉर्न की वजह से, मशीनों, उद्योगों की मशीनों की वजह से, लाउड स्पीकर की वजह से। ठीक है। तो ये सारे जो है आपके प्रदूषण हो गए। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आएंगी। क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक देख रहे होंगे इसको। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।